चाहते हैं। आखिर ये है क्या और किस तरह से इसमें कमाया जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से सांसद अजय कुमार जी और बैद्यनाथ राम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मानव संसाधन मंत्री झारखंड सरकार डुमडुम साहब हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे संवाददाता टीपी सिंह तो है ही जो इस पूरे मामले को कवर करते रहे हैं। लेकिन इसका एक सच भी है, झारखंड के खनिज संपदा पर माफियाओं का राज रहा है। माफियाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई की खौफनाक सच्चाई इतनी दर्दनाक है कि मुंबई को भी ये अपनी ओर खींच लेती है। काला पत्थर अनुराग कश्यप की हाल फिलहाल में जो रिलीज होने वाली है गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों ने सच को सामने लाने की कोशिश की है। कोयला, लोहा और ठेकेदारी को लेकर खूनी संघर्ष ने फिल्मों में भी जगह बनाई है। स्क्रिप्ट लिखी गई है झारखंड के ऊपर। झारखंड खनिज संपदा के लिए जितना मशहूर है उतना बदनाम है इसकी सच्चाई के पीछे। आपसी लड़ाई ने बड़े बड़े दिग्गजों की बलि ली है। 1977 की बात करिए राम सिंह, 1978 में बीपी सिन्हा, 1983 में फहीम खान के पिता शफी खान और 1984 में असगर अंजर। इसके अलावा शमीम खान 1986 में, 1988 में उमाकांत सिंह, मोहम्मद सुल्तान 91 में राजू यादव। ये वो तमाम लोग हैं जो गैंग वॉर के भेंट चढ़े हैं। गैंग वॉर में इनकी जाने गई है। 94 में मनिंदर नाथ मंडल, 96 में संजय सिंह, मोहम्मद नजीर 98, विनोद सिंह 98। ये तथ्य है सामने। 1999 में सकलदेव सिंह, रवि भगत 2000, 2001 में नजमा खातून, सुशांति सेन गुप्ता 2003, प्रमोद सिंह, गजेंद्र सिंह, वाहिद, इरफान और सुरेश सिंह। ये नाम है, ये सामने अगर आते हैं तो एक तस्वीर अलग ही उभर कर सामने आती है झारखंड की कि आखिर ये व्यापार है, ये धंधा है जिससे टैक्सेस की वसूली होती है, जिससे सरकारी खजानों को भरा जाता है और उसके पीछे जो लूटपाट होती है उसकी एक काली तस्वीर है। टीपी सिंह बहुत संक्षेप में, ये गैंग वॉर्स होते हैं, इसमें सत्ता से जुड़े हुए लोग सबसे ज्यादा शामिल होते हैं और इस नेक्सस को आज आप खोलिए और बताइए बिना कोई नाम लिए आप बताइए कि आखिर ये जुड़ते कैसे हैं और किसको कहां फायदा पहुंचता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखा जाता है कि कोई दारोगा चोर नहीं होता है। अगर कोई ईमानदार पुलिस एसपी आ जाता है तो वो उसी दारोगा को, वही जो चोर दारोगा होता है, वो उसको कोई चोरी नहीं करवाता है। इसलिए व्यवस्था की बात है, राज्य सरकार की बात है, सारे मामले यहीं से फिक्स होते हैं। बैजनाथ जी अपने ऊपर मामले ले कि मैं चोरी नहीं करवाता, अजय कुमार जी उसमें चले जाते हैं कि कैसे मनी की लीज दी गई। दोनों अलग अलग मामले हैं। वहां पर यहाँ जो चोरी हो रहा है, जिसमें अभी तक अगर देखा जाए तो अरबों रुपए का सुपारी सिर्फ दिया जा चुका है। अभी तक झारखंड में देखा जाए अरबों रुपए का सुपारी दिया जा चुका। इसमें खर्च कितना हुआ, चोरी कितना हुआ अगर डाल दिया जाए तो सीसीएल का जो बजट है उससे ऊपर चला जाएगा। सिर्फ सुपारी की वजह ऊपर चली जाएगी। तो इसमें देखा जाता है कि अगर ईमानदार डीजीपी है, बिहार में था तो दारोगा मजबूत होता था, लेकिन अब झारखंड बन गया है तो डायरेक्ट डीजीपी से डील होता है। उसके नीचे जो पदाधिकारी होते हैं उन तक नेक्सस पहुंचता है और देश के बगैर कोई दारोगा चोरी नहीं करवाता। गैंग वॉर क्यों होते हैं टीपी सिंह, गैंग वॉर क्यों होते हैं? गैंग वॉर इसलिए होते हैं कि एक आदमी जब पैसा कमा जाता है तो दूसरा उसी जो अवैध माइंस होता है उस माइंस को हथियाने के लिए उसकी हत्या करवाता है और उसको हथियाता है, उसमें अरबों रुपए का काला कारोबार करता है, इसीलिए हत्या होती है। चलिए, तो यानी एक तरह से माफिया हावी रहता है और ये माफिया अब फिल्मों में भी अपनी जगह ले रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखी जा रही है धनबाद के ऊपर। ये कोई अभी की नई बात नहीं है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज कर रहे हैं अनुराग कश्यप। इससे पहले काला पत्थर अमिताभ बच्चन की जो मूवी आई थी उसमें भी इस सच को दिखाने की कोशिश की गई और वो सच्चाई झारखंड की थी। अजय कुमार साहब, लोकसभा में मुद्दे उठने चाहिए, लोकसभा में झारखंड के कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठने चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, सब कुछ सुचारू रूप से होना चाहिए था। लेकिन अब देखिए मुद्दा तो वही है, गैंग वॉर और शुरू हो जाते हैं और कहानियां बन जाते हैं फिल्मों में। अजय कुमार जी फिर से बोलिएगा। कहानियां बन रही हैं झारखंड में, धनबाद में जो कुछ होता है कहानियां उसके ऊपर बन रही हैं। गैंग वॉर्स हो रहे हैं। सुपारी में जितने पैसे दे दिए जाते हैं उतने का तो बीसीसीएल का बजट तक नहीं है। ये तमाम तथ्य हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। आखिर करे तो कोई करे क्या? देखिए एक चीज है, यदि आप हर जगह देखिएगा कि पुलिस का जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का बिना मिली भगत का ये कोयला चोरी हो नहीं सकता। लेकिन और हम लोग का व्यवस्था इतना बीमार हो चुका है
क्योंकि यदि आप हजारीबाग जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, धनबाद जाएंगे, तो आम आदमी को मालूम है कि कोयला माफिया कौन है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन निकाल रहा है, कौन थाना कितना पैसा ले रहा है। ये तो सबके मुंह में ये चर्चा है। और आप तो सरकार भी रहे हैं, आप तो पुलिस के एक वरीय पद पर भी रहे हैं, इसके अंदर डीलिंग क्या ट्रांसपेरेंट होती है, खुल्लम खुल्ला क्या रेट फिक्स होते हैं? नहीं, आपको एक उदाहरण में दे देते हैं। जब हम एसपी जमशेदपुर थे तो यहां पर एक माफिया का कंट्रोल था स्टील स्क्रैप के ऊपर जी। स्टील स्क्रैप बिकता था पूरा 30 करोड़ के आसपास में। जब माफिया खत्म हुआ तो वही स्टील स्क्रैप 150 करोड़ में खत्म हुआ, बिका। इसका मतलब है कि माफिया का जो कमाई था जमशेदपुर जिला में 94, 95, 96 में 120 करोड़ का नफा, और उस साल टाटा स्टील कंपनी का नफा 150 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कि इन्हों की कितने पूरा प्रशासन आपके ये आंकड़े बैद्यनाथ राम साहब सुन रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। बैद्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, जो बात आप कह रहे हैं मैं उस पर ऐसा इसलिए है कि माननीय अजय जी पुलिस के पदाधिकारी रहे हैं, एसपी रहे हैं, और शायद उनको ज्यादा जानकारी हो इस संबंध में कि कैसे थाना सेट होता है, क्या होता है। वैसे उनका पुलिस का तजुर्बा भी है। राजनीतिक क्षेत्र में अभी माननीय सांसद है, लेकिन पुलिस का अनुभव उनके पास कुछ ज्यादा है, और मुझे लगता है कि उसकी बारीकियों में जाकर अगर वो इस बात को गंभीरता से ले और भारत सरकार के अंदर इस बात को मजबूती से उठाएं, जैसा मैंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से इसका हल नहीं निकलने वाला है, बल्कि लेकिन अगर बैद्यनाथ जी राज्य केंद्र पर आरोप प्रत्यारोप। अजय कुमार जो कह रहे हैं कि लीज को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, ये भी तो एक अच्छी पहल है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, एक चीज हम एक चीज हम क्या इससे सहमत हैं, आप कोयला लेकिन लीज को ट्रांसपेरेंट कीजिए, जो और आप ये देख लीजिएगा कि बात ये जो जितने भी कंपनीज हैं किस ढंग का भ्रष्टाचार है और थाने में कितना भ्रष्टाचार है, और सरकार, राज्य सरकार, पुलिस तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना। चलिए बैद्यनाथ जी, क्या मेरे पास समय की कमी है, क्या आज राज्य सरकार कर रही है, क्या झारखंड सरकार कर रही है? एश्योर करिए बिग न्यूज पे आज। देखिए राज्य सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इसमें पूरी पारदर्शिता रहे, लेकिन आज के दिन में कोल पर अगर पूरी तरह से कहा जाए तो भारत सरकार का एकाधिकार है, और इसलिए मैं आग्रह करता हूं अजय जी से कि अजय जी को काफी अनुभव है पुलिस पदाधिकारी के रूप में रहते हुए भी, तो वो भारत सरकार के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए सार्थक पहल करें ताकि जो हमारा जो मूल उद्देश्य है झारखंड को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अजय जी क्या लोकसभा में आप मुद्दा उठाएंगे? अजय जी नहीं, लोकसभा में तो पक्का उठाएंगे, लेकिन बैद्यनाथ राम जी का जो बात है ना, मुझे तो एकदम आश्चर्यचकित कर दिया है। अरे पुलिस तो राज्य सरकार का है ना, आप चोरी कैसे होने देना? बोल रहे कि हम तो लोकसभा में उठाएंगे। कोई इसके अंदर पुलिस इसके अंदर करवा रही है, जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इतना ज्यादा लगना शुरू हो जाता है कि अब जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो भी चौंकता है, जो लगा रहा है वो भी चौंक जाता है कि क्या मैं ठीक आरोप लगा रहा हूं, और आज कुछ ऐसा ही होता है। और कोयले का धंधा गंदा जरूर है, लेकिन सब इसके अंदर चाहते हैं कि उनका भी हिस्सा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय कुमार जी, बैद्यनाथ राम जी, डुमडुम साहब और टीपी सिंह हमारे संवाददाता हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े रहे, और इन्होंने तमाम जानकारी दी कि आखिर ये नेक्सस ऑपरेट कैसे होता है। लेकिन कोयला सीधे प्रधानमंत्री के कुर्ते तक भी पहुंचा है, और प्राइवेट एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब भी आए हैं, लेकिन क्या झारखंड में ये कोयला झारखंड की तस्वीर को बदल सकता है? इसका इंतजार सभी को रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिग न्यूज में आज बस इतना ही। झारखंड में कोयले की तस्करी के लिए नेता, पुलिस और कोल माफियाओं के गठजोड़ को जिम्मेदार हमेशा से माना जाता रहा है। तस्करी जारी रखने के लिए कहीं मुंह बंद करने के लिए रिश्वत दे दी जाती है तो कहीं सुपारी की रकम। झारखंड में 3000 से ज्यादा कोयले की खदानें हैं। कहा जाता है कि खदान वाले इलाकों के दारोगा भी करोड़पति होते हैं।
और इन थानों में पोस्टिंग की नीलामी होती है। पुलिस के साथ नेताओं का मुंह भरने के लिए हिस्सा लगता है और अगर कोई ईमानदार है तो उसका मुंह बंद करने के लिए सुपारी दे दी जाती है। अब तक दर्जनों नेता, पत्रकार, पुलिसकर्मी और समाजसेवी इस धरती की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि आला पुलिस अधिकारी इन आरोपों से इनकार करते हैं। कोयला तस्करी है, कोयला का अवैध उत्खनन, कोयला का गलत कारोबार, कोयला फॉर दैट मैटर यदि खनिज पदार्थ का गलत कारोबार हम होने नहीं देंगे। जहां तक कोयले की चोरी पर अंकुश का सवाल है, केंद्र इसे कानून व्यवस्था का मामला बताकर राज्य के सिर मढ़ता रहा है और राज्य का हाल ये है कि ये गंभीर मामला खुद उप मुख्यमंत्री की नजर में मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। ये चीज ही है सर, जब पूरे राज्य में इधर उधर बिखरा हो तो आपको यहाँ 500 रुपए का नोट गिरा मिलेगा तो छोड़ तो नहीं दीजिएगा, मुझे लगता है उनको भी जेब में रख लीजिएगा। हमको लगता है कि बड़े जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की वजह से इस पर रोका। मैं नहीं करता हूँ ऐसा। कोयले की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी केंद्र के अलावा राज्य के पुलिस और वन विभाग पर है, लेकिन एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़कर सब बच निकलते हैं और इन्हीं के बीच से उपजे कोल माफिया मालामाल हो रहे हैं। कीर्ति सिंह, सहारा समय, हजारीबाग। कोयले का धंधा सब करना चाहते हैं, अगर गंदा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर पैसे की बात है। और जो उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 500 का नोट अगर रास्ते में पड़ा है तो इसको उठाने में क्या परेशानी है। हमारे साथ जमशेदपुर के सांसद अजय कुमार साहब भी जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी, मेरा यही है, और आप ही के सूबे के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, जेएमएम की पार्टी से आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 500 का नोट कहीं गिरा हो, किसी खदान में पड़ा हो, तो उसको कौन ना उठाएगा। देखिए एक चीज है, झारखंड का सबसे बड़ा समस्या ये क्या है कि पॉलिटिशियंस और सरकारी अफसर ने ये समझ लिया कि जो राज्य का जो संपत्ति है जी, वो उनका अपना संपत्ति है और वो जिस तरह से भी उसको बांट सकते हैं और उससे पैसे वसूल सकते हैं, वो उनका जन्म अधिकार हक है। तो हम आपके माध्यम से टीवी के चैनल के माध्यम से एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जिस कोई भी कोल का माइनिंग लीज देते हैं तो ये लोग सार्वजनिक उस इंफॉर्मेशन को क्यों नहीं करते हैं। एक मिनट, इस इंफॉर्मेशन को ये सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं। आप जिसको कोयला का जो लीज दे रहे हैं उसको अखबार में छापिए, उसको बताइएगा कि किस कारण से आप दे रहे हैं। समस्या एक झारखंड में क्या है कि हम लोग सरकारी अफसर और पॉलिटिशियंस को डिस्क्रिप्शन दिए हैं। यदि हम पब्लिक का संपत्ति है तो आप उसको अखबार में छापिएगा कि इसका टेंडर ये था, ये संपत्ति हुआ है, सब फाइल को पब्लिक कीजिए। और जब तक सरकारी पदाधिकारी और मंत्री महोदय और पॉलिटिशियंस और सरकार। अजय कुमार जी, ये बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में आप इसकी मांग उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आम आदमी को जो झारखंड में रहता है उसको तो गलत लगेगा। दूसरी बात, रिपोर्ट बहुत सारी है जो सामने आती है, मर्डर्स होते हैं, धमकाया जाता है, पूरा जो माफिया रोल है वो इसके अंदर प्ले होता है। 5000 मुकदमे दर्ज हुए और अब तक सिर्फ सुनवाई हो रही है उनके ऊपर, कुछ काम आगे नहीं बढ़ा और धंधा फल फूल रहा। नहीं, क्योंकि देखिए एक चीज है, चोरी तो दोनों तरफ से है ना। एक तो लीज में देने में चोरी और कमाई है और फिर कोयला में चोरी है, तो दोनों चोरी बहुत ही सीरियस है। एक तो आप लीज देते हैं, पैसे के बल पर पैसे लेके आप लीज देते हैं। आप झारखंड का सबसे बड़ा समस्या झारखंड का माइनिंग का तो चोरी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा समस्या पहले उसका जो स्रोत है वो माइनिंग लीज है। आप जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां ट्राइबल लोग का जो निवास स्थान है वहां पर है कि हम लीज देते जैसे बिना सोचे हुए पैसे के बल पर हम लीज बांटते हैं। तो इसमें तो सत्ता का गठजोड़ हुआ ना, झारखंड के लिए सत्ता का गठजोड़ हुआ, सीधे इसके अंदर लीडरशिप इन्वॉल्व है। सीधे या तो स्टेट एजेंसीज के अधिकारी यहां पर कमा जाते हैं, सीसीएल बीसीसीएल में भ्रष्टाचार होता है, अधिकारियों के घर छापे पड़ते हैं, 100 करोड़ की ज्यादा संपत्ति आ जाती है। तो सत्ता से गठजोड़
ये तो सबसे आम बात हो गई ना, ये तो देन है इसकी। नहीं, एक चीज देखिएगा, जैसे कि अभी कोल इंडिया के जितने भी माइंस हैं, खुलेआम लूट होता है और पब्लिक को मालूम है कि पता नहीं कि कोल इंडिया का माइंड से सबको मालूम है कि थाना से लेके सीनियर पुलिस ऑफिसर से लेके जिला प्रशासन से लेके जो जनप्रतिनिधि सब लोग पैसे कमा रहे हैं। ये ओपन चर्चा है। तो कहां से जो सरकार या सरकारी पदाधिकारी अपने लूट में शामिल है, तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? बैजनाथ राम जी बताइए, आम आदमी क्या करे? आप तो मानने को तैयार ही नहीं। जी मैं आम आदमी को ये जानना आवश्यक है कि माननीय सांसद जी जो बात कह रहे हैं, क्या उन्होंने लोकसभा के अंदर इस बात को उठाने का काम किया है? कई बार ये जरूर बताना चाहिए कि कोयला को रोकने के लिए लोकसभा में मुद्दे को उठाकर इन्होंने कौन सी पहल करवाई भारत सरकार से? चूंकि सीसीए जैसा मुद्दा जो भारत सरकार पहले तो गजब का बहुत क्या है वहां पर प्लीज के बारे में चर्चा कीजिए ना। प्लीज जो दे रहे हैं तो आप एक मिनट में बैठना जी पहले बात सुन लीजिए। लीज की बात बोल रहे हैं कि भैया हम चोरी कर रहे हैं, आप सकते हैं। तो आप अगर गलत डॉक्यूमेंट कीजिए ना। अगर ये बात हो रही है, अगर आप मानते हैं तो पहले जमात कहाँ से होगी? 2000 में किसके समय 30 लीज हुए, तो क्या उन लीजों में केवल पैसे का लेंगे? पब्लिक कीजिए कि बाबूलाल जी की शुरुआत की 10,000 सरकार थी। अजय जी मेरा कहना है, आप पब्लिक बाबूलाल जी के मंत्रिमंडल में मैं मंत्री रहा हूं, और अगर उस समय कोयले का लीज हुआ, उस समय अगर किसी को लीज दिया, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि उस समय कितने लीज दिए गए, पैसे के लेन देन हुआ? मुझे आप बात नहीं समझ सुनाई दे रहा, लेकिन बैठना जी मेरा यही कहना कि यदि आप इतना ईमानदारी की ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये कह रहा था तो पब्लिक कीजिए ना। झारखंड का जो माइनिंग लीज हुआ है किस आधार पर हुआ है, पब्लिक कीजिए। आप कहीं व्हाइट पेपर निकालिए, अखबार में छापिए कि किसको लीज मिला है आपके सरकार के द्वारा, किस आधार पर मिला है। अगर आप इतना ईमानदारी के ढिंडोरा पीट रहे तो निकालिए व्हाइट पेपर। हम केवल आप निकालिए ना। अगर टीवी चैनल में आप बोल सकते हैं कि किस लोग को आपके सरकार ने लीज दिया है, उसका पब्लिक कीजिए। लेकिन आज के दिन में कोई नहीं कर सकता कि कोयले के धंधे से हमने चवन्नी उठाया होगा। चुनौती देता हूँ इस बात की, कोयले के धंधे से कोई वास्ता नहीं, दूर का है। लेकिन जो लीज दिए गए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया ये बताएं कि झारखंड की नींव यहाँ जो सत्ता, पुलिस और गठबंधन बात हो रही है, तो उसकी नींव को किसने डाला? आप ही के नेता माननीय बाबूलाल जी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और संजोग से मैं पॉलिटिक्स है ना, क्या उस टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए। हम आपको सीधा कह रहे हैं कि आपके सरकार के समय में किस को लीज दिया था उसको पब्लिक कीजिए। किसको दिया गया था, किस आधार पर दिया गया था। तो अगर दूध का दूध, पानी का पानी, आप पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाइए जिस समय का शुरुआत हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट कीजिए। देखिए एक चीज है, जब तक हम लोग पॉलिटिशियंस और सरकारी अफसर को ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि जो भी राष्ट्र का संपत्ति है वो किस आधार पर किसी को ठेका में दे रहे, टेंडर में दे रहे, पब्लिक नहीं करेंगे, तब तक इस देश में लूट चलते जाएगा। आप पब्लिक कीजिए इसको, परिभाषित किया जा रहा है, परिभाषित करने की कोशिश हो रही है। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप दोनों जो बहस कर रहे हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन पहला कदम कौन उठाएगा? बैजनाथ राम जी, जो अजय जी कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए तो इसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ईमानदार छवि अगर आप रखने का दावा ठोक रहे हैं, आपकी सरकार ठोक रही है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 5,000 मुकदमे आपके राज्य में, 5,000 मुकदमे, और कौन से जुड़े हुए, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो घूस हो, किसी के ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। जो मुकदमे की बात है, यह न्यायालय का मामला है। न्यायालय में मामला मुकदमा कहाँ दिखता है, कहाँ खारिज होता है, ये न्यायालय का मामला है। हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो बातें हो रही है, मैंने शुरुआती में कहा, पुलिस से ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप करने से इसका रास्ता नहीं निकलने वाला है। बल्कि भारत सरकार को, राज्य सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो,
इसके लिए भारत सरकार राज्य सरकार को सहयोग करेगी। राज्य सरकार पूरी तरह से ये चाहेगी कि कानून व्यवस्था कायम रहे। राजनाथ जी, पुलिस का क्या रोल है, मैं आपसे पूछूंगा। गैलेक्सी डुंडुम साहब, ये पूरी जो बहस हो रही है, इसमें कहीं सुरक्षा कर्मी स्टैंड करते हैं, पुलिस कहीं स्टैंड करती है? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा जी। गैलेक्सी डुंडुम साहब, आवाज इसमें पुलिसिंग का दोबारा सवाल पूछिए। जी, पुलिसिंग का रोल कहाँ है? हाँ, ये पूरी जो बहस हुई, ठीक है, इसमें पुलिस का भी तो कोई रोल होना चाहिए। इसमें पुलिस का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पुलिस का काम ही है लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना। तो इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? एक जगह पे जब चेक पोस्ट बना हुआ है, थाना बना हुआ है, उसके बावजूद वहां से गाड़ी जो है कि टन लाखों टन वहां से लेकर निकल के क्यों लेके कोयला जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ जेबीएम वर्सेस बीजेपी या सत्ता वर्सेस विपक्ष की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए जो चोरी हो रहा है उसको रोका कैसे जाएगा। और मैं मंत्री जी यहाँ बैठे उनसे भी कहना चाहूंगा कि बाबूलाल मरांडी ने चोरी करवाया तो हम भी चोरी करवाएंगे, ये कह के वो निकल नहीं सकते हैं। वो जब सत्ता में है तो उनको रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं उन्हें ये भी कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे हुए सब कोई चोर नहीं है। देखिए, अगर आपके राज्य में चोरी हो रहा है, सत्ता में आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप भी हैं। आप कर क्या रहे हैं कि आप आपके घर में चोरी होते हुए देखेंगे, आप नाटक देखेंगे क्या? जब घर का मालिक ही चोरी करवाना चाहे तो इसके लिए अब कौन क्या करे? आम आदमी अपने आप को लुटाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन जब बात और बहस इतनी खुलकर हो रही है तो सत्ता के ऊपर टारगेट किए हुए वो लोग सामने क्यों नहीं आते? यानी वो लोग जो सत्ता में रहते हुए इस धंधे को करते हैं और बहुत मोटा मुनाफा कमाते हैं। अब सीधी बात उन्हीं की, एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाकी, खादी और अपराधी, देश में जो अवैध धंधे फल फूल रहे हैं उनमें कोयले की तस्करी अहम है। झारखंड में पिछले 25 सालों में पुलिस से लेकर नेता तक इस धंधे में कटघरे में खड़े हैं, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पाई है। अनुमान यह है कि हर साल हजारों करोड़ों रुपए का कोयला सिर्फ चोरी हो जाता है। झारखंड के छोटानागपुर के 5 जिलों में कोयला तस्करी और चोरी के 5000 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन इनमें से एक भी मामले में किसी को भी सजा नहीं हुई। अनुमान है कि सीसीएल और बीसीसीएल से हर रोज 10 करोड़ का कोयला चोरी हो जाता है और आरोप है कि इस काले धंधे में पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत होती है। चोरी करने वाला बड़ा तो नहीं, छोटा करेगा, छोटा तो पकड़ा जेल चला जाता है, बड़का चोरी करता है छुपा छुपा है। तो आप लोग सूचना देते हैं? तो सूचना देते हैं, पदाधिकारी क्या करता है नहीं करता है वो पदाधिकारी समझे। कोयले का ये काला धंधा हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, लातेहार और धनबाद तक फैला हुआ है। रामगढ़ के कुजू मांडू से ही हर दिन 500 गाड़ियां निकल जाती हैं। इन्हें वन, खनन या परिवहन विभाग समेत पुलिस का कोई अधिकारी नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके पास अवैध कोयला ढोने का बैनर होता है। बैनर का मतलब होता है एडवांस में दी गई रिश्वत। इसके बाद ये अवैध गाड़ियां कहीं नहीं रोकी जाती, लेकिन अधिकारी इन आरोपों को साफ नकार जाते हैं। बिल्कुल गलत है, कोई मिलीभगत नहीं है। जब भी ये सूचना आई है या कार्रवाई की गई है, ऐसा कोई मिलीभगत नहीं है अधिकारियों का या नीचे तक का कोई। सवाल यह है कि अगर पुलिस और वन विभाग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो छापों के दौरान करोड़ों का अवैध कोयला कैसे पकड़ा जाता है और अवैध बाजार में हर साल हजारों करोड़ का कोयला कहां से आता है? टीपी सिंह, सहारा समय, हजारीबाग। साल में अगर हजारों करोड़ों का कोयला सिर्फ चोरी हो जाता है तो साइकिल ढुलाई से तो कोयला चोरी नहीं होता। ये बात अब साफ है कि साइकिल अगर ढुलाई से कोयला चोरी हो जाता है तो आंकड़ा बहुत कम रहता है। वैजनाथ राम साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे उसका तोड़ कहीं ना कहीं यहां पर जरूर मिल जाता है। डुंडुम साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संवाददाता टीपी सिंह जो बता रहे हैं वो नेक्सस है। टीपी सिंह, ये नेक्सस काम किस तरह करता है ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो श्री प्रकाश जायसवाल साहब ने कहा कि हमारे सीसीएल का जो कोयला चोरी होता है उसी में हम जिम्मेवार हैं, बाकी जो अवैध खनन होता है उसका जिम्मेवार नहीं है। लेकिन सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल से जितने कोयला चोरी होता है उस कोयले की चोरी को देखें तो सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल घाटे में चलता है।
लेकिन उससे काम करने वाले लोग अरबों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए हर महीने में। अगर उसको जोड़ दिया जाए तो सीसीएल की कमाई से कई गुना अधिक हो जाता है। तो उसको रोकने का कहीं से इनके पास कोई उपाय नहीं है। बताते हैं कि सुरक्षा है, मेरे सुरक्षा का जुगाड़ है, सुरक्षा बैठा कर रखे हैं, लेकिन सुरक्षा होता नहीं है, उनकी चोरी होती रहती है। और जहां तक अवैध उत्खनन होता है, अवैध उत्खनन में जो पुलिस होता है, राज्य की पुलिस जो होती है, बड़े जो धंधे होते हैं, बड़ा जो नेक्सस होता है, उसको पकड़कर जब सीसीएल को या बीसीसीएल को कोयला देना चाहता है तो ये लोग कोयला नकार जाते हैं। मैंने इस बात को श्री प्रकाश जायसवाल से पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप लोग लिख कर दीजिए, अब उनको पत्रकार लिख कर देंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। टीपी सिंह, ये नेक्सस काम कैसे करता है? कौन, कहां और कितना पैसा देता है? किस तरह से यहाँ पर पैसे बांटे जाते हैं? कहां कहां डिलीवरी होती है? चाहे 100 रुपए की डिलीवरी क्यों ना, कहां कहां ये पैसे दिए जाते हैं? सबसे पहले तो जो पहला नेक्सस होता है वह थाना प्रभारी जिस थाना क्षेत्र में होता है। झारखंड के देखेंगे तो 40 से 42 थाने बिकते हैं जिनको डायरेक्ट डीजीपी से डील होता है। जब बिहार था तब भी और जब झारखंड बना तब भी। झारखंड बना तो उनकी पकड़ मजबूत हो गई। अभी देखें कि गिद्दी थाना में एक ईमानदार पदाधिकारी जो डीआईजी हैं, तो उनके चलते एक गिद्दी थाना प्रभारी जहां कोयला चोरी हो रहा था, 15 दिन के अंदर 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया गया। इस 15 दिन में मई और जून में 2 थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया कोयला तस्करी के चलते। तो पहला नेक्सस का पहला सीढ़ी होता है थाना प्रभारी। थाना प्रभारी से ऊपर इंस्पेक्टर होते हैं, उसके ऊपर डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, और आजकल तो राज्य सरकार तक सीधे पैसे आते हैं। इसकी बात का प्रमाण मिलता रहता है, क्योंकि बड़े बड़े जो पैसे कहां कहां पहुंचते हैं टीपी सिंह, इसकी जानकारी सबको है, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं है। डुमडुम साहब, कितनी सच्चाई है जो टीपी सिंह बता रहे हैं? वो सिर्फ एक तस्वीर है, इसके पीछे का हिस्सा और काला है जो कोयले के धंधे में कहीं ना कहीं जाकर गुम हो जाता है। बिल्कुल, जो टीपी सिंह जी बोल रहे हैं मैं बिल्कुल उनका बातों से सहमत हूं। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो मिलता है वो थाना को मिलता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि थाना प्रभारी जो है, जितने भी कोयले क्षेत्र है वहां अपने पोस्टिंग कराने के लिए लाखों रुपए देते हैं, वहां पे लाखों रुपए की डीलिंग होती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि वो क्यों लाख रुपए का में डीलिंग कर रहा है, जस्ट पोस्टिंग कराने के लिए, क्योंकि उनको कमाना है वहां करोड़ों में। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि सीसीएल के पदाधिकारी, जैसे टीपी सिंह बोल रहे थे, उनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग कैसे बन रहा है, उनका करोड़पति वो कैसे हो रहे हैं। इसी भी सीसीएल के पदाधिकारियों ने मांगा कि नहीं, यहाँ पे जो है कि आप जो है कि हमको फोर्स दीजिए, सीआरपीएफ दीजिए। क्यों? क्योंकि नक्सली लोग जो है कि हमसे लेवी मांगते हैं। मैं ये कहता हूँ निश्चित तौर पर उस लेवी को रोकना चाहिए, लेकिन अंदर जो सीसीएल बीसीसीएल के पदाधिकारी भी जो है, कभी भी अंदर में जिस तरह से चोरी वो लोग पूरा कर्मचारी कर रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी चोरी कर रहे हैं, उस पर कभी बात नहीं करते हैं। इसलिए ये पूरा जो नक्सस है, ये जब तक नक्सस नहीं टूटेगा कोयला की चोरी होते रहेगी। और मैंने शुरू में ही कहा, जब घर का मालिक है और जो पहरेदार और अंदर में जो बाकी लोग हैं, सभी लोग लूटने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई मानता ही नहीं इसको बचाने का, उनकी मानता नहीं है राज्य के लिए कुछ चीज को बचाने का, संसाधन को। और जितने लोग, मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोयला झारखंड का है। आज बताइए कि यह हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? कलकत्ता में। तो यह सरकार जो क्यों उसका हेडक्वार्टर यहाँ लाना नहीं चाहती है, इसके लिए क्या प्रयास किए गए? कहने का मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर के लोग बड़े बड़े पदाधिकारी बने हैं, सरकार में बड़े बड़े ऑफिसर बाहर के लोग, उनको झारखंड से क्या लेना देना है? झारखंड के संसाधन को बचाने से उनको क्या लेना देना है? झारखंड के बारे में क्या सोचना? वो तो लूटने के लिए आए हैं ना, बिल्कुल लूट रहे हैं। और उसमें हमारे जो है झारखंड के गैलेक्सी डुमडुम साहब, ये एक के बाद एक कड़ियां खुलेगी। हमारे साथ बैद्यनाथ साहब भी हैं, बैद्यनाथ राम साहब। चलिए ठीक है, सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, जो स्टेट एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, जो भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो भी अपना काम करेंगी। लेकिन नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है कि जब आपके थाने घेराव में आ जाते हैं, आपके थाना प्रभारी घेराव में आ जाते हैं, तो आप फिर किसके ऊपर पॉइंट करेंगे, किसके ऊपर आप जिम्मेदारी देंगे? सकारात्मक है, क्योंकि सरकार अगर उसमें सम्मिलित रहते, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड के सभी नेताओं के बारे में ये कहना बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि हर लोग काले धंधे में लिप्त नहीं होते हैं। ये चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है, इसको माना जा सकता है राज्य सरकार अपने स्तर से पूरा प्रयास करती है कि हम इन चीजों को रोकें। लेकिन अब सीसीएल का जो कार्य क्षेत्र है वहां से अगर चोरी होती है तो इसमें राज्य सरकार संलिप्त है। मेरा सवाल कहना है कि चोरियां जो होती है, बैद्यनाथ राम जी, छोटी चोरी तो वो, बैद्यनाथ राम जी मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये है मेरा, सीसीएल बीसीएल की बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो अंदर के अधिकारी हैं,
मैं कह रहा हूं कि जब थाना प्रभारी यहां पर क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर, थाना प्रभारी यहां पर ज्यादा पैसा देके पोस्टिंग करवाते हैं, जिनके ऊपर निगरानी रखने की जिम्मेदारी है वही चोरी करवाते हैं, तो उनके ऊपर कौन नजर रखेगा? बैद्यनाथ जी, चलिए सवाल चूंकि टेढ़ा भी है और इसका जवाब सोचने में भी उनको समय लगेगा, लेकिन इन परिस्थितियों में बैद्यनाथ जी अगर सरकार कार्रवाई करती है? नहीं, सरकार कार्रवाई नहीं करती। सरकार इसलिए भी कार्रवाई नहीं कर पाती है क्योंकि जो पुलिस है वो मिली, पुलिस के जो थाना प्रभारी है वो अपना कट लेते हैं, कमीशन लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए देखिए ये बात अब हर एक के लिए एक समान बात लागू नहीं होता है। राज्य में अगर कुछ पदाधिकारी भ्रष्ट है तो कुछ पदाधिकारी ईमानदार भी हैं। ईमानदार पदाधिकारियों की कमी नहीं है और राज्य सरकार ये जरूर कोशिश करती है ये कहना कि सभी लोग उसमें संलिप्त हैं। मैं भी लाचार से आता हूं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक हम लोगों ने न तो कोयले का काम किया और न कोयले के चवन्नी हम कभी छुए हैं। ये चुनौती भरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि हर नेता इस धंधे में सम्मिलित नहीं है, हर विधायक, सांसद, मंत्री इन धंधों में शामिल नहीं है। और जहां तक बात है एक बड़ी चोरी की बात है, बड़ी चोरी कहां होती है ये देखने नेताओं के ऊपर सवाल है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय जहां पर इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी बातें आई हैं, घोटाले आए हैं कोयला के, और उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्र सरकार के कई मंत्री, केंद्र सरकार के कई मंत्री उसमें शामिल हुए हैं और ये बात सामने हुई है। ग्रुप ऑफ विडंबना है ये कि जब भी एक बहस में छिड़ती है कोयले के ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप में बात खत्म हो जाती है। इस कोयले चोरी को या फिर इस काले हीरे को किस तरह बचाया जाए या लोगों के लिए कितना इसको इस्तेमाल में लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाकर इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं रहता। मामले दर्ज होते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती और ये परिस्थिति झारखंड में अब बेकाबू होती जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, फौरन हाजिर होता हूं। जिनकी नजर बंद होते ही ट्रकों को देख छुप जा, कोयले पर कंट्रोल को लेकर संघर्ष, वर्चस्व को लेकर खून की होली, सैकड़ों लोगों की जा चुकी है जान, फायदा अरबों का इसलिए जान की परवाह किसे। कोयले की अवैध खुदाई के लिए गैंगवार का एक लंबा सिलसिला है। इसके खिलाफ बोलने वालों की जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। इस धंधे से जुड़े काले कारनामे पर कई फिल्में भी बनी, लेकिन सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर पाए। सच ये भी है कि सरकार माफिया के आगे छोटी पड़ गई है। टीपी सिंह, सहारा समय, हजारीबाग। और बात यही खत्म नहीं होती, भ्रष्टाचार अब तक जारी है और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से बातचीत की। आइए सुनते हैं कोयला मंत्रालय संभाल रहे ये मंत्री क्या कह रहे हैं। चलिए वो सुनाएंगे उनका बयान, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है उनका बयान कई मामलों में, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा सबसे बड़ा मामला इस बार मंत्रालय से सामने आया है और इसके तार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुर्ते तक जा पहुंचे। हालांकि उन्होंने सफाई जरूर दी है कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की पोल उन्होंने जरूर खोली कि जितने भी खपत होती है, सरकारी एजेंसियां जो कोयले के बिजनेस में डील करती हैं, चाहे वो बीसीसीएल हो, सीसीएल हो या फिर स्टेट एजेंसियां जो डील करती हैं, वो इनकी पूर्ति नहीं करवा पा रही है और ऐसे में ये अब भ्रष्टाचार का रूप ले चुका है। प्राइवेट एजेंसियों ने इस पे खुला खेल खेला है। क्या इस खेल पर नजर रहती है नेताओं की, प्रशासन की, पुलिस की? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं रांची से बैद्यनाथ राम साहब, मानव संसाधन मंत्री झारखंड सरकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रांची से ही गैलेक्सी डुंडुम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अजय कुमार जी और टीपी सिंह हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले टीपी सिंह, इस धंधे में उतरने के लिए, इस कोयले के व्यापार को करने के लिए सब लोग सामने आते हैं, आखिर क्या है ऐसा और क्या मिलता है इनको? व्यवस्था की नींव पर पकड़ रखने वाला यह धंधा जो है आज के रंग को कल राजा बना देता है। बहुत से सैकड़ों उदाहरण है हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद में, जो कल तक कोयला बोरा से चोरी करते थे, बोरे से ढोकर धोते थे, आज उनके पास 50-50 गाड़ियां हैं। कल जो लोग भागते थे, लाल पुलिस टोपी वाले पुलिस से भागते थे, आज पुलिस उनके पीछे घूमती है। अगर व्यवस्था पर इतनी पकड़ इनकी मजबूत है कि अगर आज एक
दिन में अगर कोयले का धंधा पूरे झारखंड में बंद करवा दिया जाए तो सरकार भी गिर सकती है। स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लगता है कि यहाँ झारखंड में 12 से 15 विधायक जो है डायरेक्ट कोयले के धंधे से जुड़े हुए हैं, बाकी के लोग इनडायरेक्ट से जुड़े हुए हैं। इसीलिए विधानसभा में आज तक यह कोयले का धंधा जो इतना बड़ा धंधा है, अगर आप देखेंगे तो नक्सलियों को आर्थिक स्रोत काटने की बात होती है। नक्सली इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ की विल पावर नहीं, सरकार की इतनी विल पावर नहीं है कि इनके आर्थिक स्रोत को काट सके। जैसे वे हथियार खरीदते हैं, हथियार से पुलिस पर वार करते हैं, समाज में आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर कायम करते हैं, लेकिन उसको बंद करने का कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता है। यहाँ सीखने को ले रही है 3 लाख रुपए नक्सलियों को हर दिन मिलते हैं। इसी तरह कहीं से 1 लाख, कहीं से 2 लाख, यानी नक्सलियों को हर दिन जब कोयले का धंधा चलता है तो 20 से 25 लाख रुपए नक्सलियों को मिलते हैं। इससे वे हथियार गोला करते हैं, अपने संगठन को आगे बढ़ाते हैं और संगठन से सरकार पर, समाज पर और पूरे राज्य में विद्वेष फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं और आतंक का शासन कायम करते हैं। जी टीपी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और कई खुलासे भी हो सकते हैं। इनका ये धंधा फलता फूलता कैसे है? कोयले के इस कारोबार में अवैध तरीके से काम कैसे होता है? 2 तरह का कारोबार होता है। एक तो सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल की कंपनियां हैं, जो उनके यहां से कंपनी जो कोयला होता है 1 नंबर का, उसका पीएल से सीसीएल के बड़े बड़े पदाधिकारी देखेंगे। यहाँ की जो सीसीएल के छोटे छोटे एक सीसीएल के माफिया 50-50 लाख के उनके घर की बाउंड्री का गेट है। घर का कितना वजूद है ये तो आप देख सकते हैं। धनबाद में जब पिछले महीने सीबीआई ने छापा मारा था तो एक आदमी के घर में देखे कि कितना अकूत संपत्ति मिला। कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि इतनी संपत्ति मिल सकती है। तो अंदाज लगा सकते हैं कि एक आदमी के यहां से जब इतनी संपत्ति निकल सकती है तो आगे क्या होगा। लेकिन जरूरत है सरकार के विल पावर की, ईमानदारी से काम करने की, तब ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। तो सीसीएल की कंपनियां, जो कोल कंपनियां हैं, उनसे 2 नंबर होता है। और दूसरा होता है जैसे बड़का गांव क्षेत्र है, धनबाद का क्षेत्र है, बोकारो का क्षेत्र है, उसमें अवैध खनन स्थल भी है। 3000 अवैध खनन स्थल है लगभग। 6 जिले हैं, उतरी रोड, छोटा नागपुर के, उसमें 3000 से अधिक है। वहां से डायरेक्ट कोयला कूड़ा जाता है, कोयला निकलता है, वहां पे रात को ट्रक लगता है और सीधे बनारस की मंडी में जाता है। उसका बैनर चलता है। बैनर का मतलब होता है रुका, अवैध तरीके से परमिट जारी किया जाता है। उस गाड़ियों में देखेंगे कि ओवरलोड की गाड़ी को पकड़ा जाता है। लेकिन जो ये कोयले का अवैध धंधा होता है, यहां से बनारस की मंडी तक बेरोक टोक जाता है, बेखौफ जाता है। चोरी की गाड़ियों में कोयला जाता है, जिनकी परमिट नहीं होती है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिनके पर नंबर नहीं चढ़ा होता है, लेकिन इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इनका रुका, इनका पैसा, इनका जो पहले बैनर है वो अधिकारियों तक पहुंच जाता है। वन विभाग के लोग, परिवहन विभाग के लोग, पुलिस के लोग और जितने संबंधित लोग हैं जो गाड़ियों को रोक सकते हैं, जो सड़क पर डंडा घुमा सकते हैं, उनको पहले हिस्सा मिल जाता है, महीना पहले और महीने हिस्सा मिल जाता है, पहले हिस्सा मिल जाता है। और इस तरह ये धंधा फलता फूलता है। और कोयले का ये धंधा इतना फल फूल रहा है कि चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार, सबको फायदा हो रहा है। चाहे नुकसान कितना हो, लेकिन इस नुकसान से भी फायदा हो रहा है। सुनिए कोयला मंत्री क्या कहते हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी। सर, झारखंड में करोड़ों का नुकसान हो रहा है आपका, और ये कहा जाता है कि वहां पर पुलिस जो अधिकारी हैं और राजनेता जो उनकी भी मिली भगत है, तो क्या आप जब से कोयला मंत्री बने इस ओर कोई ध्यान दिया क्या? देखिए, हम तो जो कर सकते हैं सेंट्रल एजेंसी से, सीबीआई से रेड वगैरह करवा सकते हैं, करवाते हैं। राज्य सरकारों को लिख सकते हैं, राज्य सरकारों को लिखते हैं। अभी राज्य सरकारों का दायित्व है कि इस तरीके की लीकेज को रोकें, क्योंकि हजारों किलोमीटर रोड प्रॉपर्टी फैली हुई है। वहां कहीं कोई हमारी पुलिस की व्यवस्था तो है नहीं। हम तो जहां माइनिंग होती है वहां पर तो रोक सकते हैं, वहां से एसएफआई भी है हमारी। लेकिन जहां माइनिंग नहीं हो रही है और कोर्ट प्रॉपर्टी है, उस इलीगल माइनिंग को रोकना, थेफ्ट को रोकना, ये तो राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो जो पैसा है, जो वसूली है, वो भी करती है, मतलब उनकी जो एजेंसियां वो लगी हुई है। तो अब आपको लगता है, अभी आपने सीबीआई से छापे मरवाए कई जगह पर, कुछ ठेकेदारों के छापे पड़े, करोड़ों रुपए बरामद हुए, तो आगे क्या लगता है इसको, और जो लीकेज है उसको रोकने के लिए और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम जो कुछ कर सकते हैं यहाँ से बैठकर वो हम करते रहेंगे, लेकिन राज्य सरकारें जब तक पूरी तरह सहयोग नहीं करेंगी तब तक इसको रोकना मुश्किल है। लगता नहीं कि इससे आपको राजस्व का भी काफी नुकसान होता है? क्यों नहीं, राजस्व का हमारा भी नुकसान होता है, और सबसे बड़ा जो नुकसान राज्य सरकार का होता है। ऑल इंडिया का नुकसान है, देश का नुकसान है, राज्य सरकार का नुकसान है, तो देश का नुकसान है। इसमें राज्य सरकारों को चाहिए कि इसको रोकने के लिए पूरी तरीके से अपने समर्पित करें।
तो सुना आपने सीधे तौर पर भारत सरकार का तो नुकसान है ही, लेकिन राज्य सरकार का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सरकारें बहुत कमा सकती हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है सिर्फ एक कोयले की बदौलत। बैद्यनाथ राम साहब, सीधे सवाल आपसे ही है कि इतना नुकसान आखिर गवर्नमेंट सहन क्यों करती है? क्या जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो सत्ता के करीबी हैं, या सत्ता से उनका तालमेल अच्छा रहता है, या फिर व्यवस्था की नींव वो बन चुके हैं झारखंड में? देखिए, एक बात तो सच्चाई है कि झारखंड में कोयले का अकूत भंडार है, और इस अकूत भंडार बहुत सारे हिस्से पर तो भारत सरकार का अधिकार है, भारत सरकार उनको लीज देती है, भारत सरकार उसकी मॉनिटरिंग करती है। राज्य सरकार को केवल उसमें से एक राजनीतिक का हिस्सा मिलता है, वो भी मूल्य आधारित नहीं मिलता है, और इसलिए जो हिस्सा मिलना चाहिए राज्य को वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। और जहां तक अवैध खनन की बात है, यह बात सही है कि बहुत जगह पे अवैध उत्खनन भी होता है। राज्य सरकार अपने तरीके से उनको रोकने का प्रयास भी करती है। कई जगह पे छापेमारियों में ट्रक पकड़े गए, कई लोग पकड़े गए, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी माननीय केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां माइनिंग होता है वहां तो हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जहां से कोयला निकलता है, जहां से माइनिंग होता है, वहीं से कोयला 2 नंबर का ज्यादा निकलता है। और ये छोटे छोटे जो साइकिल पर भोरा में जो लोग बेचते हैं, वो तो केवल आजीविका चलाते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो होटलों में, शहर में, छोटे छोटे मोहल्लों में घूमकर वो बेचकर केवल अपना पेट पालते हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने पर होते हैं, बड़े बड़े जहां पर माइनिंग होते हैं, वहां भारत सरकार जब उसके सीसीएल के क्षेत्र में अगर 2 नंबर का कोयला निकल रहा है जी, तो भारत सरकार की जवाबदेही बनती है कि उसमें निगरानी रखें। ये तो मामले को टालने वाली बात है मंत्री जी, आरोप करते हैं कुछ तो मामले को टालने वाली बात है। भारत सरकार का भी राज्य सरकार इसमें रोल बनता है। राज्य सरकार अथॉरिटी वे में यहाँ पर काम कर सकती है, लेकिन होता नहीं है। गैलेक्सी सिंह डुमडुम जी सामाजिक कार्यकर्ता है, आप कई मामलों पर नजर भी रखते हैं। ये छोटे लोग जो साइकिल से 1 टन या 1 बोरा कोयले की ढुलाई कर लेते हैं, उनको पकड़कर यहाँ वाहवाही जरूर लूट ली जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रक निकल जाते हैं उनको कोई नहीं पकड़ता। देखिए, जब घर का मालिक और घर का पहरेदार दोनों अगर घर को लूटने की तैयारी में है और पूरा लूटने की ही उनकी मानसा है, तो उस घर को लूटने से कोई रोक नहीं सकता है। और झारखंड की स्थिति यही है। और ये जो छोटे छोटे लोग जो अपना पेट पालने के लिए जो कोयला निकालते हैं, इनको पकड़ा जाता है। मेरा ये कहना है, सरकार हमेशा कहती है कि हम नहीं कर सकते हैं, या कभी कभी वो आशाएं दिखती है। मेरा सवाल यह है कि भाई सब जगह आपका चेक पोस्ट है, वहां से ट्रक वहां पे कोयला निकाला जा रहा है, अब कैसे वहां आपका चेक पोस्ट कर क्या रहा है? तो जो मैंने शुरू में ही कहा, यहाँ पुलिस से लेके यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी, कोयला से कंपनियों से जुड़े पदाधिकारी और नेतागण, मंत्रीगण, जब सभी लोग मिलकर लूटने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो रोकेगा कौन? आम जनता तो रोक नहीं सकती है। और यही स्थिति है। और बस जब आवाज उठाया जाता है तो ये लोग कुछ अपना आंकड़ा दिखाने के लिए, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे जो पेट पालने के लिए साइकिल में या बैलगाड़ी में ले जाते हैं, इनको पकड़ के जेलों में डाल देते हैं। और इसमें बड़े बड़े माफिया जो जुड़े हुए हैं, इन पर ये हाथ नहीं लगाते, क्योंकि हाथ लगाएंगे तो आखिर किस लिए ये बड़े बड़े माफिया चंगुल से बाहर रहते हैं, या सरकार की पकड़ से या फिर शिकंजे से बाहर रहते हैं? क्यों? क्या घर का मालिक यानी राज्य सरकार चाहती है कि इस तरह से ये माफिया खुलेआम घूमते रहें, कोयले को उठाकर ढुलाई करते रहें, और इनको पकड़ने के लिए अगर कोई जाए तो उनको ऊपर रोक दिया जाए या उनको उनका हिस्सा बांट दिया जाए? क्या ये सब मिलीभगत से होता है राज्य सरकार की? एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, चर्चा